जय हिंद दोस्तों, नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में। भाग 4 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 4 डीपीएसपी के लिए है। किसके लिए दोस्तों? डीपीएसपी अर्थात इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। तो भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे हम लोग जानते हैं डायरेक्टर होता है फिल्मों में, तो डायरेक्टर क्या करता है? निर्देश देता है दोस्तों। क्या देता है? निर्देश देता है। एक्टर एक्ट्रेस मतलब जो भी कार्य कर रहे होते हैं उनको। तो ऐसे ही एक प्रकार से ये राज्य को निर्देश दे रहे हैं, अर्थात निर्देश, ये लिखा हुआ है निर्देशक, ठीक है, निर्देश ही है एक प्रकार का। तो डायरेक्टिव इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिव। और सिद्धांत या तत्व है तो प्रिंसिपल स्टेट राज्य के लिए और पॉलिसी नीति बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो हम लोगों के पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया है, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में हमारे जो डीपीएसपी शामिल किए गए थे, ये किस देश की अवधारणा ली गई थी? तो ये आयरलैंड की थी। यहाँ पे 1937 में स्वीकार किया गया था, उसी को यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। तो 1937 के अनुसार पर आयरलैंड से स्वीकार कर लिया। आयरलैंड एक ब्रिटेन के पास में द्वीपीय देश है दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में लोकेशन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डीपीएसपी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से दोस्तों। और इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ कथन से संबंधित भी पूछ लेता है, जो कथन के हैं तो उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो भाई कथन में जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है, डॉक्टर भीमराव, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कथनों से आजकल। तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव जी का कथन ही है। इन्होंने कहा था कि भाई डीपीएसपी अर्थात जो संविधान, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये विशेषता बताने वाले हैं। क्या करते हैं? अर्थात विशेषता वाले हैं। और साथ में इन्होंने और शब्द ऐड जो किया था वो क्या कह रहे थे, ये कि ये जो है एफआर अर्थात फंडामेंटल राइट्स के साथ, मतलब मूल अधिकार के साथ निर्देशक तत्व जो हैं, निर्देशक तत्व ये क्या है? फंडामेंटल राइट के साथ निर्देशक तत्व संविधान की, ये शब्द पकड़ना है दोस्तों, संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। आत्मा एवं दर्शन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आत्मा एवं दर्शन किसको बोला गया है? आत्मा एवं दर्शन। तो ये डीपीएसपी के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? डीपीएसपी के लिए। और जबकि हृदय एवं आत्मा किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ये क्वेश्चन अलग अलग है दोनों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही अगले जो व्यक्ति हैं वो है हमारे सामने, ये जो पूछा जाता है वे हैं ग्रेनविले साहब अर्थात जी ऑस्टिन साहब। क्या है? तो जी ऑस्टिन जी का कथन है। इन्होंने क्या शब्द बोला था इसके लिए? तो इन्होंने कहा कि यदि बात की जाए इसके डीपीएसपी की, तो और साथ में दोनों की फंडामेंटल राइट्स की, अर्थात डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों मिला के संविधान की क्या बनते हैं? मूल आत्मा बनते हैं। यह क्या है? संविधान की मूल आत्मा है। संविधान की मूल आत्मा। ये दोस्तों मूल आत्मा शब्द जो है ये किसने बोला है? तो ये जी ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन साहब ने बोला है डीपीएसपी के लिए। तो ये शब्द पकड़ना है मूल आत्मा। उसमें क्या है? आत्मा एवं दर्शन। तो ये अंतर है दोनों में, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही एक अगले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके लिए क्या बोला है, वो है एल.एम. सिंघवी साहब। क्या है? नाम है उनका एल.एम. सिंघवी। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, एल.एम. सिंघवी का। ये एल.एम. सिंघवी जो हैं ये पंचायती राज्य के लिए एक समिति बनाई गई थी, सिंघवी, ठीक है। तो पंचायती राज्य के लिए समिति बनाए गए थे, उसके जो अध्यक्ष थे तो एल.एम. वो सिंघवी समिति कहा जाता है इसको, सिंघवी। तो इन्होंने क्या बोला इसके? तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो डीपीएसपी है ये संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं स्थापित करता है। संविधान को जीवन देने वाली, संविधान को जीवन
देने वाली व्यवस्थाएं हैं, देने वाली व्यवस्थाएं हैं। ये शब्द दोस्तों छोटे छोटे हैं लेकिन पूछता बहुत है आजकल, तो इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा। तो जीवन देने वाली व्यवस्थाएं, ये शब्द किसने बोला? LM सिंघवी ने कहा था। और अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं हमारे सामने MC छांगला साहब। MC छांगला जी ने क्या बोला इसके लिए? तो MC छांगला जी कहते हैं भाई कि ये संविधान, यदि संविधान में जो DPSP दिए हुए हैं, यदि DPSP या इन तत्वों का, सीधे कह सकते हैं DPSP तत्वों की बात कर रहा है, तो इन तत्वों का यदि उपयोग किया जाए या प्रयोग किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी में, कहाँ पर? पृथ्वी में स्वर्ग के समान होगा, पृथ्वी में स्वर्ग जैसा हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इनका वो क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, हो जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी में स्वर्ग के समान DPSP यदि स्वीकार कर लेते हैं या हम लोग उपयोग करते हैं और इसको अपनाते हैं और इसको ग्रहण करते, साथ में इसको हम लोग यूज करते हैं, कह सकते हैं, तो ये पृथ्वी में स्वर्ग के समान हमारे देश ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसका है? MC छांगला जी का है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोग सब लोग जानते होंगे, BN राव। क्या नाम है उनका? तो BN राव जी ने जो कथन बोला है इसके लिए, BN राव जी, तो BN राव जी का जो कथन है, इन्होंने बोला कि जो DPSP हैं, ये क्या है? DPSP राज्य प्राधिकारियों के लिए, किसके लिए? राज्य प्राधिकारियों, अर्थात जिसके पास नियम कानून बनाने की शक्ति है। तो राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता है। क्या है? नैतिक आवश्यकता है, आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य हैं, एवं क्या है? शैक्षिक मूल्य हैं। दोस्तों ये कथन नोट जरूर कर लिया करिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और उसको कथनों को नोट करिए। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथनों से संबंधित, तो ये 4-5 कथन थे, तो ये इसको नोट करिएगा सबको। और साथ में अगर DPSP की ये तो विशेषता बता रहे हैं सभी जो कथन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिनका क्या कहना है कि ये आलोचना के घेरे से बाहर नहीं है, अर्थात इनकी भी आलोचना है। तो कह सकते हैं कि DPSP की आलोचना जो है उसमें जो कथन कहे गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है दोस्तों। तो जैसे इसके बारे में जो कथन क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग कथन हैं दोस्तों। तो इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है KT सहाय। क्या दोस्तों नाम है? तो KT सहाय ने बोला इसके लिए, क्या बोला? इन्होंने कहा कि ये DPSP जो है दोस्तों, क्या है? DPSP एक प्रकार के अतिरेक कर्मकांडी हैं। क्या है? अतिरेक कर्मकांडी हैं दोस्तों, कर्मकांडी हैं। और साथ में इन्होंने एक कथन और इसमें साथ में ऐड किया, इन्होंने बोला कि ये एक चेक है, एक प्रकार की चेक, एक बैंक चेक है, एक बैंक चेक जैसी है, बैंक चेक है जो जिसका भुगतान, एक बैंक चेक है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों से ही संभव है, संसाधनों से ही संभव है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि एक प्रकार की जो हम लोग बैंक है और इसका आगे भुगतान है। अगर कहने का मतलब जितने हमारे देश में संसाधन है उतना ही तो हम लोग कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य तो कितने भी निर्धारित कर लिए जाएं दोस्तों, लेकिन वो लक्ष्य किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं होंगे, तो हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हम लोगों को ये अलग जो चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस हिसाब से ये इनका कथन है KT सहाय जी का। तो KT सहाय जी जो इसमें कथन देते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन। क्या नाम है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा। तो नसीरुद्दीन जी हैं, नसीरुद्दीन जी ने आलोचना के रूप में इसमें क्या कहा था? तो इन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का 9 वर्ष का प्रस्ताव है। क्या है? 9 वर्ष का प्रस्ताव है दोस्तों,
9 वर्ष का क्या है, प्रस्ताव है, जो जनवरी में टूट जाता है, जो जनवरी में टूट जाता है, जनवरी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि एक प्रकार के जैसे हम लोग 9 वर्ष को, नए जब वर्ष शुरू होता है तो कुछ न कुछ संकल्प निर्धारित करते हैं साल भर के लिए, और उसी समय जनवरी में ही वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, टूट जाते हैं हमारे सामने। तो यही एक प्रकार के वही है कि लक्ष्य तो इतने बड़े बड़े निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन ये चलेंगे नहीं, ये कुछ ही समय बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, टूट जाएंगे, अर्थात खत्म हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है टी कृष्णमाचारी। क्या है, टी कृष्णमाचारी। तो इन्होंने क्या बोला था दोस्तों, टी कृष्णमाचारी, इन्होंने बोला कि भाई ये जो हैं, अर्थात कह सकते हैं कि डीपीएसपी जो हैं, क्या डीपीएसपी जो हैं एक प्रकार के भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट शब्द वो है, वाक्य, कूड़ाघर है। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि ये भावनाओं से भरा हुआ है, अर्थात इसमें केवल भावनाएं कूट कूट के भर दी गई हैं और कूड़ाघर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये। तो ये किनका कथन है दोस्तों, तो ये आपका टी कृष्णमाचारी का जी का कथन है। टी कृष्णमाचारी इसमें क्या कहते हैं। तो ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है केसी वेयर। क्या नाम है ये, इसका नाम जानते होंगे, जिसने अर्धसंघात्मक संविधान के लिए विशेषताओं के वाला कहा था। तो ऐसे ही एक है केसी वेयर, इनका नाम क्या है, केसी वेयर। इनका कथन क्या था, इन्होंने कहा था ये कुछ नहीं है, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं से भरा हुआ है, आकांक्षाओं से भरा है, धार्मिक उपदेश के समान, धार्मिक उपदेश के समान है, इस जैसा। ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं से भरा धार्मिक उपदेश जैसा है। तो ये उनका कथन है। ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है आइवर जेनिक्स। क्या नाम है दोस्तों, तो आइवर जेनिक्स, इनका कथन क्या था दोस्तों, तो आइवर जेनिक्स जी का कथन थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इन्होंने, आइवर जेनिक्स ने जो कथन कहा था, इन्होंने कहा डीपीएसपी एक प्रकार के आकांक्षी कर्मकांड। क्या है, आकांक्षी कर्मकांड। तो इन्होंने इसको, डीपीएसपी को क्या बोला, तो आकांक्षी कर्मकांड बोला था दोस्तों। ये सारे आप लोग आलोचना वाले कथन और विशेषता वाले कथन याद रखिएगा। 5 आलोचना वाले हैं और 5 विशेषता वाले हैं दोस्तों। तो ये कथन हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछता बहुत है आजकल, इसलिए मैं सबसे पहले यही बताया है आप लोगों के सामने। तो ये, और इसमें सबसे ज़्यादा डीपीएसपी में इम्पोर्टेंट क्या है, तो कुछ विशेषताएं पूछता है इसकी, डीपीएसपी की दोस्तों। विशेषताएं कैसी पूछता है, तो भाई ये कई बार तुलना कर देता है मूल अधिकार से दोस्तों। किससे करता है, तो मूल अधिकार से। कैसे करेगा कि भाई जैसे मूल अधिकार एक नकारात्मक है अवधारणा देते हैं, तो क्या डीपीएसपी भी नकारात्मक देते हैं या सकारात्मक। तो ऐसे ही लक्षण करके पूछ लेता है। तो हम लोग एक इस हेडिंग टाइप में बना लेते हैं, डीपीएसपी वर्सेस मूल अधिकार, अर्थात फंडामेंटल राइट्स। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसे पहला इसका जो वाक्य है या कथन है, कह सकते हैं डीपीएसपी के बारे में, तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है वो, कि भाई ये राज्य के लिए, डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक होते हैं। राज्य के लिए क्या होते हैं, राज्य के लिए सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं। और जबकि मूल अधिकार राज्य के लिए क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं, नकारात्मक। अब क्या, कैसे है ये नकारात्मक होते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, होते हैं। लेकिन ये किसके लिए है, तो राज्य के लिए कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, राज्य के लिए, मैंने लिख दिया है राज्य के लिए। ठीक है दोस्तों। तो राज्य के लिए नकारात्मक का मतलब क्या है और राज्य के लिए सकारात्मक का दोस्तों मतलब क्या है, तो भाई सीधी सी बात है कि ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी सकारात्मक, कहने का मतलब डीपीएसपी जो है राज्य के लिए दोस्तों एक विधि बनाते समय सहयोग का काम करते हैं, अर्थात एक अवधारणा देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि राज्य की मदद करते हैं, तो ये सकारात्मक हो गए। और जबकि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार दोस्तों क्या करते हैं, इसको नकारात्मक, अर्थात इसको प्रतिबंधित करते हैं राज्य को,
अर्थात राज्य पर रोक लगाते हैं कि ये नागरिकों के खिलाफ नहीं जाने पाएँ। तो नागरिकों के खिलाफ नहीं जाने पाने का मतलब समझ पा रहे हैं, तो ये राज्य जो है राज्य के लिए क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाते हैं और ये मदद करते हैं, तो सकारात्मक हो गए दोस्तों। ऐसे ही एक और कथन है, मतलब एक और सेंटेंस है जिसमें कहा जाता है कि डीपीएसपी जो है गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं, न्यायोचित होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, और ये IFR मतलब क्या होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, न्यायोचित होते हैं। तो इस कथन का मतलब क्या है दोस्तों, तो इस कथन का सीधा सा मतलब है कि ये गैर न्यायोचित का मतलब क्या है, इस पर हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यदि जो विधि कानून बना है किसके आधार पर, डीपीएसपी के आधार पर, यदि ये हमारे हिसाब से सही भी नहीं है तब भी हम इसको अपने हनन के हिसाब से या अपने शोषण या कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए हम लोग कहाँ नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इस पर न्याय नहीं ले सकते हैं डीपीएसपी पर। इसलिए ये कैसे हो गए, गैर न्यायोचित। जबकि मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग सीधे कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 32 और 226 के तहत दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे। तो हम लोग ये न्यायोचित है, ये गैर न्यायोचित। और साथ में अगला देखते हैं, तो तीसरा जो फैक्ट है या पॉइंट है, ये कह रहा है कि डीपीएसपी में कौन सी अवधारणा पाई जाती है, तो इसमें नैतिक एवं राजनीतिक तत्व पाए जाते हैं, नैतिक एवं राजनैतिक तत्व पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। और जबकि भाई फंडामेंटल राइट्स में क्या होते हैं, केवल राजनीतिक तत्व पाए जाते हैं, केवल राजनैतिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब समझ लीजिए जल्दी से, क्या है, नैतिक और राजनीतिक। भाई लक्ष्य हैं हमारे, लक्ष्य ज़्यादातर नीति के आधार पर अर्थात नैतिक होते हैं, जो हमारे वैल्यूज को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, वैल्यूज को बढ़ाते हैं, इसलिए ये नैतिक हैं। और राजनीतिक तो है ही, लेकिन ये केवल कैसे हैं, राजनीतिक, पॉलिटिकली हैं, अर्थात हमारे लोगों को रक्षा करते हैं, हमारे नागरिकों की रक्षा करते हैं। और ये साथ में नीति भी देते हैं, अर्थात एक ज्ञान भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं समाज के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट जो है, तो चौथे पॉइंट में इसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से कि भाई ये जो डीपीएसपी है, क्या है, डीपीएसपी, इससे हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की झलक मिलती है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि आर्थिक लोकतंत्र की झलक किससे मिलती है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की झलक मिलती है, झलक मिलती है। और जबकि फंडामेंटल राइट्स दोस्तों कैसे हैं, ये केवल राजनीतिक झलक देते हैं। कैसे देते हैं, राजनीतिक झलक देते हैं। और साथ में इसमें एक शब्द और है, अर्थात राजनीतिक क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक, सॉरी, ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक देते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो भाई सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, अर्थात समाजवादी अवधारणा लिए हुए है। लोगों समाज का उत्थान करते हैं और आर्थिक उत्थान करने के बाद डीपीएसपी करते हैं, जबकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों को अधिकार दे रहे हैं। और मैंने बताया था जितने ज़्यादा लोगों को अधिकार मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, वो उतना ही देश कैसा माना जाता है, लोकतांत्रिक माना जाता है दोस्तों। तो एक प्रकार से ये कैसे हो गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बता रहे हैं, और ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था को बता रहे हैं, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था को बता रहे हैं। और साथ में अगला कौन सा है, तो अगला है पांचवा पॉइंट दोस्तों। कैसा है, पांचवा पॉइंट। तो इसमें दोस्तों क्या है पांचवें पॉइंट में, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि डीपीएसपी किसी विधि को लागू करने के लिए, किसी विधि को स्वतः लागू करते हैं। क्या करते हैं, स्वतः लागू नहीं होते, किसी विधि को स्वतः लागू नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, करते हैं, मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि भाई कोई कानून बनाएगा तभी तो वो ये लागू होंगे, कानून नहीं बनेगा तो लागू नहीं होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, स्वतः लागू होते हैं,
स्वतः अपने इसमें कानून बनाना जरूरी होता है, कानून बनाओगे तभी लागू होंगे, और मूल अधिकार तो स्वतः प्राप्त होते हैं तो स्वतः लागू होते हैं। और साथ में जो उसी से है गैर न्यायोचित वाला जो अगला कथन है वो क्या कह रहा है, तो अगला 6वां कथन है वो कहते हैं कि यदि कोई विधि है या कोई कानून है तो कोई विधि का यदि उल्लंघन होता है, यदि क्या हो रहा है, उल्लंघन होता है तो न्यायालय इसे असंवैधानिक, इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, असंवैधानिक एवं अवैध घोषित नहीं कर सकता है, अवैध घोषित नहीं कर सकता, अवैध घोषित नहीं, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक और अवैध घोषित, असंवैधानिक और अवैध, असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि भाई यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या कोई ऐसी कानून बन जाता है तो उसको क्या कर देगा, ये अवैध कर देगा, जबकि डीपीएसपी के तहत कोई भी कानून होगा न्यायालय उसको अवैध नहीं घोषित कर सकता है दोस्तों। ये हमारे क्या कह रहे हैं, ये सीधे सीधे डीपीएसपी बात कह रहा है स्पष्ट दोस्तों। तो ये हमारे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारे रहे क्या, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मूल अधिकार और फंडामेंट, और इसके डीपीएसपी से अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्व से जो तुलना करके पूछता है क्वेश्चन, वो ये वाले कंप्लीटली हो जाएंगे दोस्तों। और अगला हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा क्या देख लेते हैं कि इसके जो दर्शन है, अर्थात डीपीएसपी जो दर्शन बताता है, ये दर्शन किस टाइप की देता है, कितने प्रकार के दर्शन या सिद्धांत देता है। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने रखता है कौन, डीपीएसपी। 3 प्रकार के कौन से हो सकते हैं, समाजवादी दर्शन है, इससे क्या मिलता है, समाजवादी सिद्धांत मिलते हैं, समाजवादी सिद्धांत। और कौन से हैं दोस्तों, तो गांधीवादी सिद्धांत। कौन से हैं, गांधीवादी सिद्धांत। और अगला कौन सा है, तो उदार बौद्धिक। कौन से, उदार बौद्धिक सिद्धांत, बौद्धिक सिद्धांत। तो कह सकते हैं हम लोग कि एक प्रकार का डीपीएसपी दर्शन देते हैं। दर्शन में अगर अवधारणा विचारधारा निकल के आ रही तो 3 प्रकार की निकल के आ रही दोस्तों। कौन कौन सी है, पहला है समाजवादी, कि भाई अपने देश को समाजवादी बनाने का काम करता है। जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे तो इसी से निकाला गया था दोस्तों। तो समाजवादी जो प्रस्तावना शब्द है वो कहाँ से, इसी से समाजवादी सिद्धांतों से निकालने की कोशिश की गई थी दोस्तों। और गांधीवादी सिद्धांत अर्थात गांधी की विचारधारा भी इसमें दिखती है, और उदार बौद्धिक सिद्धांत भी दिखता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि बौद्धिक लोगों के जो उदार होने का प्रवृत्ति है, उदार देश राज्य को क्या बना रहे हैं, उदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसमें झलक मिलती है। अगर बात करें हम लोग तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर कौन से हैं, कुछ हैं, तो अनुच्छेद जैसे 38 है तो क्या दिखा रहा है, समाजवादी सिद्धांत दिखा रहा है। 39 भी क्या दिखा रहा है दोस्तों, समाजवादी। और 39 का ए भी कैसा दिखा रहा है, समाजवादी सिद्धांत ही दिखा रहा है। और इसके बाद 41 जो है वो भी कैसे दिखा रहा है, समाजवादी सिद्धांत दोस्तों दिखा रहा है। और अगला कौन सा दिखा रहा है, तो 47 में समाजवादी सिद्धांत शो कर रहा है अर्थात दिखा रहा है। और साथ में 43 आर्टिकल कैसा दिखा रहा है, समाजवादी सिद्धांत। तो ये दोस्तों 43 ए भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये समाजवादी सिद्धांत यहाँ पे दिखता है, या 43 बी कह सकते हैं, ए तो उसमें चला जाएगा तो बी है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो ये कौन से सिद्धांत गांधीवादी कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो गांधीवादी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ये सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 40 में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों, 40 में, जबकि 42 में, ये 42 में मिल रहा था। 43 भी है और 42 भी है, 41 और 42, ठीक है दोस्तों। और इसमें मिल गया, 40 में मिल गया। और इसमें और किस में मिल रहा है झलक, तो 43 में भी मिल रहा है, 43 ए में मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और साथ में किस में मिल रहा है, तो ये साथ में 46 में भी मिल रहा है, ठीक, 46 में, सॉरी 47, ठीक है। किस में मिल रहा है, 47 और 48 में भी झलक मिल रही है इसकी। तो कह सकते हैं कि 40 में, 43 ए में, 47 में और 48 में।
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से अलग मिलता ही है किसी एक अनुच्छेद से, ये भी हो सकता है वन दोस्तों। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। उदार बौद्धिक सिद्धांतों की झलक किस आर्टिकल से मिलती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबके लिए फेमस है, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 44। कौन सा है? 44। 45 भी मिलता है और 46 भी मिलता है। 46 इसमें भी मिलता है, ठीक दोस्तों। और क्या है? 46 इसमें भी मिलता है, और इसके बाद 48 भी मिलता है, और 49 मिलता है, और 50 मिलता है, और 51। तो ये दोस्तों नोट कर लीजिए कौन से आर्टिकल से लगभग कौन से सिद्धांत हमारे सामने मिलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा पूछ लेता है कई बार। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल प्रमुख। तो कौन सा आर्टिकल सबसे पहले आता है? तो अनुच्छेद नंबर हमारा कौन सा है भाई? 35 तक पढ़ रहे थे, अब कौन सा पढ़ेंगे? 36वां पढ़ेंगे। तो आर्टिकल नंबर 36 में क्या दिया गया दोस्तों? तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया दोस्तों? राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा। अच्छा, राज्य किसे कहेंगे? मैंने जैसे स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, बंगाल वगैरह ये सब नहीं है दोस्तों। इसमें राज्य का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश से होता है, अर्थात देश है पूरा राज्य कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। और तो राज्य की परिभाषा भी, लेकिन इसमें देश के साथ साथ देश की कुछ संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है, अर्थात राज्य में सरकारी संस्थाएं भी हैं। तो ये दोस्तों याद रखना, सरकारी संस्थाएं, निगम वगैरह, LIC वगैरह जो सब है, ये सारे इसमें राज्य में ही शामिल कर लिए जाते हैं। अर्थात जो सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं भी होती हैं, वो भी राज्य की कैटेगरी में दोस्तों हो जाते हैं। ONGC वगैरह ये जितने भी होते हैं इस टाइप से सारे दोस्तों किस में हो जाते हैं? राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। अगर इसके बाद अगला कौन सा है? तो इसी में साथ में मतलब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि राज्य की परिभाषा किसके अनुसार है। तो अनुच्छेद नंबर मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था? 12 बताया था। इसमें 12 के अनुसार, मतलब जो अनुच्छेद नंबर 12 में परिभाषा है वही इसमें काउंट होगी। तो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा है वही किस में है? अनुच्छेद नंबर 36 में दोस्तों। अगला कौन सा है अनुच्छेद नंबर हमारा? तो अनुच्छेद नंबर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? 37 नंबर। कौन सा है? तो 37 में। अब 37 में अनुच्छेद में क्या बताया गया दोस्तों? तो इसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों कहा गया है कि भाई जो DPSP हैं, क्या है? DPSP ये शासन के लिए मूलभूत हैं। शासन के लिए क्या है? शासन के लिए मूलभूत हैं। और राज्य विधि बनाने के लिए इन्हें लागू करेगा। इन्हें क्या करेगा? लागू करने, राज्य का विधि बनाने के लिए इन्हें लागू करने का कर्तव्य है। लागू करने का कर्तव्य है, एक प्रकार का कह सकते हैं। ये दोस्तों क्या है? राज्य का कर्तव्य है और मूलभूत विशेषताएं रखता है। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि जब भी विधि कोई कानून बनाएगा दोस्तों, तो किसकी विधि बनाने के लिए? तो किसका? DPSP का हमेशा क्या रखेगा? ख्याल रखेगा, मतलब ध्यान रखेगा। अर्थात विधि बनाते समय DPSP को ध्यान देना है कि DPSP में क्या कहा गया है, उसी के आधार पर विधि बनाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों चीज़ें ध्यान दीजिएगा, वैसा इनको नोट करिएगा। अगला कौन सा है इंपॉर्टेंट हमारे लिए? तो अगला जो आर्टिकल है वो कौन सा? अनुच्छेद नंबर 38। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो 38 में क्या कहा गया? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 38 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के द्वारा, राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था, क्या? सामाजिक व्यवस्था
व्यवस्था स्थापित करने का, स्थापित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि किसके लिए। आर्टिकल नंबर 38 से स्पष्ट निकल रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की किसके लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के द्वारा, किसके द्वारा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के द्वारा क्या स्थापित करेगा, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे हमें क्या पकड़ना है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा संविधान का भाग है जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि या लोक कल्याण की झलक मिलती है, या राज्य लोक कल्याण राज्य होने की देता है। तो लोक कल्याण राज्य की बात करता है, लोक कल्याण राज्य बनाता है, ठीक है। तो अपने देश को लोक कल्याण राज्य क्या बनाते हैं, डीपीएसपी का भाग 4 अर्थात भाग 4 डीपीएसपी बनाता है, और इसका आर्टिकल 38 से निकल रहा है दोस्तों। इसमें एक शब्द और बाद में ऐड किया गया, इसमें कहा गया कि अवसर की असमानताओं को समाप्त किया जाएगा। अवसर की असमानताओं को समाप्त करने की प्रयास करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, तो राज्य अवसर की समानताएं, भाई कौन सी समानताएं, असमानताएं, अवसर जो असमानताएं इसमें हो रही हैं, असमानता किसमें किसमें हो जाती हैं, तो जैसे आय कमाने में असमानता होती है, किसी को आय कमाने का ज़्यादा मौका मिलता है, किसी को कम, प्रतिष्ठा किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो इस प्रकार से। और संसाधनों पर, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि संसाधनों पर, आय पर, प्रतिष्ठा पर जो अवसर की असमानता हो रही है, इसको खत्म करने का प्रयास करेगा कौन, राज्य दोस्तों, ठीक है। तो इसके आगे के अनुच्छेद, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे के अनुच्छेद हम लोग कल के अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।